यस मैम, सेशन लाइव पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, प्लीज़ अपने फुल नेम और ओरिजिनल नेम से ज्वाइन किया करें। इस वक्त पार्टिसिपेंट्स में एक डाटा साइंटिस्ट के नेम से है, प्लीज़ अपना नेम चेंज कर लें। मैम आप स्टार्ट कीजिए। ओके थैंक यू। मैम। ओके जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। ओके जी। जी, आज हमारा जो है टॉपिक है वो है रिमूव लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स। और क्वेश्चन है, गिवन द हेड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट एंड एन इंटीजर वैल्यू, remove all the nodes of the linked list and has node value is equal to value and return the new head। बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि जी हमें एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है और एक हमें इंटीजर वैल्यू दी गई है। हमने करना क्या बेसिकली कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है, अगर तो हमारी नोड में दी गई जो हमें लिंक लिस्ट दी गई है, नोड लिस्ट दी गई है, अगर तो इनमें से कहीं किसी से मैच करता है तो हमने उसको रिमूव करवा देना है और उसके बाद क्या करना है कि हमने एक न्यू हेड रिटर्न करवाना है। ओके, ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी मैम। ओके जी। यस मैम। जी जी। जी क्लियर है क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, अब क्या है कि हम एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल पे जो हमारे पास लिंक लिस्ट दी गई है, बेसिकली लिंक लिस्ट है क्या? ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो आपस में एक दूसरे से लिंक करती है। और हमारे पास जो फर्स्ट नोड होता है, वो तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और जो फर्स्ट नोड होता है वो हमारा हेड कंसीडर होता है, और जो लास्ट वन होता है वो हम उसको हेड टेल बोलते हैं, सॉरी टेल नोड बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली अब अगर देखें तो एक नोड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक में तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई होती है, और सेकेंड थिंग इज क्या कि जी उसमें हमें दिया गया होता है कि उस रेफरेंस दिया गया होता है या एड्रेस गिवन होता है। किसका रेफरेंस और एड्रेस गिवन होता है? वो नेक्स्ट वैल्यू का। नेक्स्ट वैल्यू जो भी होगी उसका रेफरेंस या एड्रेस गिवन होगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, हम लोगों ने एरे भी किया और डिफरेंट टाइप की लिस्ट की थी। तो एरे में तो हमें पता होता है ना, अंडरस्टूड होता है कि जी हमारे पास जो मतलब वैल्यूज दी गई हैं वो हमें पता है कि इसके बाद क्या आना है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आना है, हमें सब कुछ गिवन होता है, मतलब आइडिया होता है कि वन के बाद टू आ रही वैल्यू, टू के बाद सिक्स, वो हमारे सामने होती है। बट इन लिंक लिस्ट क्या होता है कि वैल्यूज जो, इट्स नॉट कंफर्म्ड कि जी हमारा अगर सपोज अगर वन गिवन है तो उसके बाद टू जो है वो यहीं पे ही हमारे पास पड़ा हुआ होगा। इट्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मे भी पॉसिबल हो कि जी हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ कहीं पड़ी हुई हो, और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू है वो डाटा के अंदर कहीं और पड़ी हुई हो। ठीक है ना? तो उसमें क्या है, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका लिंक लिस्ट में ये तरीकाकार है कि वी कैन जस्ट हमें हेड का कंफर्म होना चाहिए कि हमारा हेड नोड कौन सा है। अगर तो हमें हमारे हेड नोड का कंफर्म है कि विच वन इज आवर हेड नोड, तो बाकी लिस्ट को फाइंड आउट करना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, उस वजह उसकी रीजन ये है कि जब हमें हेड गिवन है, हमें हेड का पता चल गया कि हमारा हेड ये है, तो उसमें जो हमें एड्रेस दिया होगा ना नेक्स्ट वैल्यू का, उससे हम अपनी नेक्स्ट वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करते चले जाएंगे।
वन में 2 का एड्रेस दिया है, 2 ये इस नोड के अंदर उससे नेक्स्ट का एड्रेस गिवन है, तो सबका इस तरह से ना एक दूसरे के अंदर जो एड्रेस है वो गिवन है। तो जब हम हेड फाइंड कर लेंगे तो इट मीन्स के बाकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड इट आउट इजीली। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? मैम जी मैम क्लियर। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं मैम दोबारा रिपीट करें थोड़ा सा। जी जी श्योर। हमारा बेसिकली जो लिंक लिस्ट होती है ना, लिंक्ड का आप देखें, लिंक्ड व्हाट डज इट मीन कि एक दूसरे के साथ लिंक है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब उसके नाम से ही जाहिर है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो पूरी की पूरी जो हमारी लिस्ट है वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी है, इन पॉइंटर्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पॉइंटर्स के साथ जुड़ी है, लेकिन हमें हमारा डाटा स्प्लिट फॉर्म में होता है कंप्यूटर के अंदर, हमें मतलब नहीं पता हमारा डाटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसका एक बेहतरीन जो वो मतलब ये कह रहे हैं ना कि हमें अगर सपोज उसके हेड का पता है ना, तो हम बाकी सारी लिस्ट जो है ना हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि लेट सपोज मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, सपोज करें ये मेरा हेड नोड है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू है जिसको हम फर्स्ट वैल्यू को हम हेड नोड बोलते हैं लिंक लिस्ट में, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब इसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीन टू से कि इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक नोड के अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई होती है, उस नोड की जो अपनी जो डाटा होता है या जो कोई वैल्यू है, एलिमेंट है, वट एवर उसके अंदर जो भी किसी किस्म का डाटा है, वो उसका उसकी ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई होती है। सेकेंड पार्ट जो उस नोड के अंदर होता है ना, उसमें रेफरेंस या एड्रेस, आप कुछ भी कह लें, मतलब या रेफरेंस होता है या एड्रेस, कोई भी उसे कोई नाम दे दें आप। तो एड्रेस दिया गया होता है उससे अगली वैल्यू का, अगले नोड का। वो सपोज अगर ये सॉरी वो सपोज अगर वो हमें ये 3 गिवन है, तो वो उसमें क्या है, हमें नहीं पता ये 3 कहाँ पे रखा हुआ है, हमने जस्ट ये एड्रेस ही देना है उसको। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस हमारे पास गिवन होगा, इसके साथ हम इसको कॉल करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी मैम, जिनको क्लियर नहीं हाँ था जी ये हाँ जी पॉइंट मैम क्लियर है। हाँ जी ओके ठीक है। अच्छा अब क्या करना है हमने? अब हमारा जो ये तो था लिंक लिस्ट का पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली व्हाट इज लिंक लिस्ट। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है ना, हमारा टारगेट वैल्यू जो दी गई है ना इंटीजर फॉर्म में, दिस इज, ये हमारी टारगेट वैल्यू है, ठीक है, विच इज 6। हमने क्या करना है, हमें हमने से फाइंड आउट करना है कि हमारी लिस्ट के अंदर ये कहाँ पे टैली करती है हमारी लिस्ट में जो हमारी टारगेट वैल्यू है। अगर तो वो मैच करेगी जहां पे भी, हम उसको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये हेड नोड से टैली करेंगे कि क्या हमारा जो टारगेट वैल्यू 6 है वो इज इट इक्वल टू आवर फर्स्ट नोड, के इक्वल है या नहीं है। वो टारगेट वैल्यू हमारी 6 है, जबकि नोड में क्या हमारे पास वैल्यू पड़ी है 1, ये क्या इक्वल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट नोड पे आएंगे, चेक करेंगे क्या टारगेट वैल्यू इक्वल टू 2, नो, जिस इस नोड के भी इक्वल नहीं है। वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट नोड। अब नेक्स्ट नोड में चेक करेंगे कि क्या हमें टारगेट वैल्यू इक्वल है, यस ये इक्वल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव करवा देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता चला जाएगा और हम फर्दर वैल्यूज जो जो हमारी टारगेट वैल्यूज से मैच करेंगी हम उनको रिमूव करवाते चले जाएंगे और पॉइंटर अपडेट होता चला जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है, ठीक है, इस पैटर्न से भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है एक और तरीके से, सॉरी, कि मैं इसको रेज कर लूं पहले, हम दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं, हमने पॉइंटर्स से भी तो पहले किया हुआ है ना, हमें ये उसका भी आइडिया है कि पॉइंटर कैसे यूज करते हैं। सपोज ये देखें, हम फर्ज करें, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि हमारा पहला पॉइंटर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से मूव किया नेक्स्ट, हमने देखा क्या हमारी टारगेट वैल्यू मैच कर रही है,
यस मैच कर रही है, तो उसको हमने क्या किया, बेसिकली हम डिलीट नहीं करेंगे, हम जस्ट उसको स्किप करवा देंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना वो मूव करेगा, हम उसे अपडेट करवा देंगे 3 पे। देखिए ना यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से किया या यहाँ से किया, जस्ट हमने इस वैल्यू को कंसिडर करना है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल जी कैसे करेंगे। तो हम 2 से जब हम क्या किया, हमारा पॉइंटर यहाँ पे है 2 पे इनिशियलाइज करवाया, तो हम इधर गए तो हमारी वैल्यू मैच की, हमने क्या किया उसको रिमूव करवा दिया या उसको हमने डिस्कनेक्ट करवा दिया इस लिस्ट से। हमारा जो दूसरा पॉइंटर था हमने उसको अपडेट करवाया, वो 3 पे आया, नेक्स्ट हमारा जो नोड था उस पे आया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड पे वो देखेगा वैल्यू मैच करेगा, मैच होती है नहीं होती है, वो 3 है वो 6 है हमारी टारगेट वैल्यू। फिर वो यहाँ से मूव करेगा, 4th पे आएगा, नेक्स्ट नोड पे आएगा, यहाँ पे मैच करेगा, वैल्यू मैच होती है, यहाँ पे भी नहीं होती। अब ये जो प्रीवियस नोड, ये जो हमारा जो पॉइंटर पड़ा हुआ था, ये क्या करेगा, इसने अब मूव करना है कैसे, ये यहाँ पे मूव करेगा नहीं करेगा, क्यों, इसलिए कि ये तो वैल्यू ही हमने खत्म करवा दी, स्किप करवा दी। ये जो हमारा ये जो पॉइंटर है ना ये यहाँ पे आएगा, उसको नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे मिली, उसको ये 3 पे नेक्स्ट वैल्यू मिली, मतलब वैल्यू मीन्स कि उसे स्पेस मिली कि वो कहाँ मूव करे, यहाँ तो नहीं मूव कर सकता ना, बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी वो हमने वैल्यू खत्म करवा दी या स्किप करवा दी, तो वो यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारा ये पॉइंटर जो है, पॉइंटर 1 जो है वो फिर मूव करेगा और नेक्स्ट पे आएगा। नेक्स्ट जब आएगा तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंटर है इसको फिर स्पेस मिल जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंटर जब यहाँ पे आया तो इसने देखा कि क्या ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारी टारगेट वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, तो क्या होगा, वो फिर नेक्स्ट मूव करेगा। जबकि ये पॉइंटर क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या मेरे पास नेक्स्ट आगे स्पेस है मूव करने के लिए, यस है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू भी उसको नहीं की है। तो इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा और फिर आगे भी उसको नहीं मिले, मतलब वैल्यू उसकी मैच होगी तो हम वो भी उसको क्या करेगा, वो रिमूव करवा देगा, और यहाँ पे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मैम हम यहाँ पर ये 2 पॉइंटर क्यों यूज करते हैं? हमने 2 पॉइंटर पढ़े, मैंने 2 पॉइंटर थ्योरी कि हम 2 पॉइंटर किस तरह से लेके चलते हैं, पहले क्वेश्चंस किए मैं ना। जी बिल्कुल किया है वो बायोलॉजी रिसर्च के अंदर, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये हम 2 पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं जबकि हमारा काम एक से भी हो रहा है, या हम जो टारगेट वैल्यू है वो एक के साथ स्किप करते जा रहे हैं। जी मिस, ये मैं आंसर कर सकता हूँ। ये श्योर। देखें हमारे पास जब भी हम लिंक लिस्ट की बात मैम क्या करते हैं टारगेट? तो ये हमारे पास मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ये जो भी नोड्स बनाए हुए हैं वो सेव हैं। अगर हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच नहीं यूज़ करेंगे तो हम अगर आगे वाला जो हमारा मेरे ख्याल में जो नोड होगा अगर एक मिस हो गया तो हमारे पास हम मतलब मिस हो जाएगी पूरी लिस्ट। इसलिए हम दूसरा पॉइंटर को एज अ रिजर्व यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमें रिमूव करवाना होगा उससे पहले वाले पॉइंटर को हम उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर से अटैच करेंगे। दैट्स व्हाई वी नीड 2 पॉइंटर्स। ये जैसे कि हमने एरे में किया था आई और जे, या तो भाई स्टार्ट और एंड वाला पॉइंटर बनाते थे, वो एक अलग लॉजिक होती थी। यहाँ पर 2 पॉइंटर यूज करने की एक अलग लॉजिक होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी मैम कुछ क्लियर हो गया, बाकी फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैम अगर जी टारगेट जी वैल्यू 2 भी हो सकती है? टारगेट वैल्यू जो है ये 2 भी हो सकती है? टारगेट वैल्यू, ये जो आपने वैल्यू इनपुट में जी जी नहीं वो एक ही, जारी बात है एक ही होगी ना, 2 कैसे होंगी, 2 होंगी तो फिर हम उसको हाँ ये हो सकता है कि हम यहाँ पे जो मतलब गिवन जो हमारी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 2 या 3 इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन टारगेट वैल्यू 2 हुई तो फिर हम किस तरह से मैच करते चले जाएंगे, वो 2 आई डोंट थिंक सो कि 2 हों। हाँ अगर किसी और को आइडिया है इससे रिलेटेड तो काइंडली प्लीज ऐड कर दें, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो टारगेट वैल्यू एक ही होगी। इफ समवन ऐड समथिंग प्लीज।
मैम आप थोड़ा स्क्रॉल क्वेश्चन डाउन में करें, नीचे कंस्ट्रेंट्स में लिखा होगा कि कितनी हमें टारगेट वैल्यूज देंगे। सर अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ, अभी उसको लेके चलूंगी ना मैं नेक्स्ट, तो क्योंकि अभी तो एक ही एग्जांपल हमने की ना। कंस्ट्रेंट्स में इधर देखें है जी, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 10, और वो आगे देखें ये दिए में कंस्ट्रेंट्स। यानी टारगेट वैल्यू जो है वो एक ही होगी, उन्होंने लिखा हुआ है ना कि वो वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 50 होगी और 0 से बड़ी होगी, तो मतलब एक ही वैल्यू मिल देंगे वो लोग निकालने के लिए, तो आपको चाहिए। वही ना, एक होगी तो हम उसको मतलब इजीली कर पाएंगे। हाँ, उससे मैच जो करती हैं वो मोर देन वन हो सकती हैं, लेकिन अगर क्या है कि टारगेट वैल्यू अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर उसको किस तरह से उसको लेके चलेंगे, पॉइंट इज ये भी तो है ना। अच्छा, ये तो यहाँ तक था। अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। सपोज हमारे पास ये है कि ये तो फर्स्ट एग्जांपल थी ना, ठीक है, और फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको मैंने समझाया, तो वो फिर क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज मैच करेंगी हम उनको लेंगे, और बाकी जो हमारा जो हेड है वो चेंज नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा हेड जो है वो एज इट इज इधर आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज वैल्यू जो है हमारी टारगेट वैल्यू है वो लिंक लिस्ट के कहीं दरमियान में आई है, या एंड पे या कहीं पे भी आई है, वो स्टार्ट में नहीं है। तो हमारा ये जो आंसर था, या सॉरी क्वेश्चन का पार्ट था कि रिटर्न द न्यू हेड, यहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सपोज एक नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, ये देखें, सपोज हमारे पास जो है हेड जो है, सॉरी टारगेट वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये गिवन, इन्हीं को ले लेते हैं बिकॉज वो पेन को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हमारी टारगेट वैल्यू सपोज 1 है, राइट। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे कि हमने स्टार्ट लिया वैल्यू मैच करने के लिए यहाँ से, तो क्या है कि जी हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो फर्स्ट जो नोड है उसी से ही मैच कर देगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जी हमारा हेड नोड ही जो है वही जो वो उसी को ही हम रिमूव करवा देंगे, देन व्हाट वी विल डू। तो अंडरस्टूड है कि जी अगर जब हेड ही नहीं हमारे पास होगा तो हम किस तरह से आगे फर्दर मूव करेंगे, हमें हेड का ही नहीं पता होगा, तो बाकी लिस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक डमी नोड बना लेते हैं। क्लियर, डमी नोड जो कि इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, लेकिन ये है कि उसको डमी के तौर पे हम यूज करेंगे, जहां मतलब लेट सपोज ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जब मैच करेगी हमारी टारगेट वैल्यू से, तो इसको जब हमने रिमूव करवा दिया तो इस ये हमारे पास जो डमी नोड है ना, ये सपोर्ट करेगा इसको कि हमारे रेफरेंस के लिए, या जब हम सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए कि हमारी टारगेट ये हमारे पास 1 नोड, ठीक है, प्लीज राइटिंग पे ना जाइएगा, और ये हमारी 2 वैल्यू है, नोड है, और ये हमारे पास ये हमारे 6 गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि 6 के पास बाद हमारे पास 3 वैल्यू है, ओके फाइन। अब अगर हमारे पास जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो 1 है, और हमारी जो हेड की जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो अब क्या होगा कि हमने इसको रिमूव करवा दिया। अब यहाँ पे जब हम एक डमी नोड बनाएंगे ना, तो वो क्या करेगा बेसिकली, एक मिनट जी, डमी नोड क्या करेगा कि जब हम इसको रिमूव करवा देंगे ना हेड को, तो वो हमारा ये जो इसका रेफरेंस है ना इसमें स्टोर हम करवा देंगे फॉर द टाइम बीइंग, एक सपोर्ट के लिए, अपने के लिए, कि जब जारी बात है जब हमारा डमी ये जो हेड ही वो हमारे पास वो रिमूव हो गया, तो फर्दर हम अपनी वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हमने एक डमी नोड बना लिया, और फर्दर क्या हम करेंगे कि अब अगर वैल्यू तो मैच हो गई, सपोज अगर यहाँ पे भी 1 ही होता इंस्टेड ऑफ 2, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में भी क्या होता, हमारी टारगेट वैल्यू 1 थी, ये भी रिमूव हो जाता, ठीक है ना। तो फिर हमें कैसे पता चलता कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो कौन सा है, ठीक है ना। अब वो सारा कुछ तो बिखरा पड़ा है ना, डाटा तो सारा बिखरा पड़ा है, हमारे जो ये जो एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट के वो तो सारे बिखरे पड़े हैं, हमें कैसे पता चलता
कि जनाब हमारा ये वैल्यू भी हमारी क्रॉस हो गई, हमने रिमूव करवा दी, ये भी रिमूव कर, सपोज इन दैट केस अगर सपोज ये भी 1 होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि जब हमारी ये दोनों वैल्यूज रिमूव होंगी तो हम क्या करेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। डमी डॉट नेक्स्ट जब करेंगे तो उससे ये होगा कि डमी से नेक्स्ट जो भी वैल्यू हमें अवेलेबल होगी वो हम उसको हेड कंसीडर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ कर जी जी, देते करते सॉरी सॉरी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, काइंडली जरा आप दोबारा बोले। एक्सक्यूज मी। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो एनीवेज यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि सपोज अगर हमारी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि अगर वहां पे भी 1 होता तो हम मतलब किस तरह से अपना हेड नोट उसमें फाइंड करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये है कि हमने इसको इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये था इधर 2 था, अच्छा जी, आगे हम इधर अगर हमारा हेड ही हमने यहाँ से रिमूव करवा दिया, अब क्या हम करेंगे, अपना जो वो 2 पॉइंटर हम लोग लेके चल रहे थे ना, हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंटर हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। हमने जब इसको मैच किया अपनी टारगेट वैल्यू से तो वो मैच होगी, इसको हमने कर दिया रिमूव या इसको हमने स्किप करवा दिया लिस्ट में से, तो क्या होगा, हमारा ये जो पॉइंटर है ना यहाँ पे जो था वो इधर नेक्स्ट मूव कर गया 2 पे, ठीक है। ये जो प्रीवियस पॉइंटर है वही पहले, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि वो यहाँ से उसको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो अपनी ही जगह पे इधर ही पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा जब तक कि उसको नेक्स्ट स्पेस नहीं मिलती है। इसी तरह से फिर ये जो 2 वाला ये पॉइंटर हम इसको अपडेट करेंगे और 6 पे आएगा, तो ये पॉइंटर को स्पेस मिल गई, ये अब हमारी जो ये थी प्रीवियस वैल्यू, राइट, ये थी करंट। जब करंट हमारी खत्म हो गई तो ये बन गई हमारी करंट, और ये अभी प्रीवियस ही है, पॉइंटर हमारा अभी प्रीवियस पे पड़ा हुआ है बिकॉज उसको आगे स्पेस नहीं मिली। अब जब हमारी करंट वैल्यू अपडेट होके इधर आएगी, ये बन जाएगी हमारी करंट, और इसको जब स्पेस मिलेगी यहाँ पे तो ये कहाँ पे, ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा और ये प्रीवियस हो जाएगा, राइट। ये प्रीवियस पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया। फिर इस तरह से ये आगे मूव करेगा और यहाँ पे वैल्यू को मैच करेगा, जो कि मैच नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे इसको करंट कंसीडर करेगा, ठीक है। पहले ये करंट थी, फिर इसको करंट कंसीडर करेगा, और हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अपडेट होके इधर आ जाएगा, जो कि हमारा प्रीवियस पॉइंटर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे है, ये तो पहले भी इसी तरह की एग्जांपल हमने की थी, यहाँ पे भी अब वही चीज ऑलमोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हेड को चेंज करने की क्योंकि हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ा सा इसको दोबारा से हमने आइटरेट करवाया इन एग्जांपल। अब यहाँ पे वो मूव करता चला जा रहा है, उसे वैल्यूज मिलती चली जा रही है, वो मूव करता चला जा रहा है पॉइंटर। यहाँ पे जब वो इस नोड पे आया, इस नोड पे, तो उसने देखा मुझे करंट वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। अब प्रीवियस क्या करेगा, प्रीवियस तभी मूव करेगा ना जब उसे आगे जगह मिलेगी। प्रीवियस ने यहाँ तक मूव किया, ये प्रीवियस हो गया हमारा, लेकिन ये जो करंट पे हमारी जब वैल्यू जो वो पॉइंटर जो करंट पे आया, तो उसने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि क्या आगे मुझे जो है कोई वैल्यू मिल रही है नेक्स्ट में कि नहीं। वो कैसे फाइंड आउट करेगा, वो इस तरह से फाइंड आउट करेगा कि देखें यहाँ पे प्रीवियस मैंने पहले भी आपको एग्जाम बताया और सर ने भी बताया कि ऑलरेडी इसमें एक हमें एड्रेस गिवन होता है, राइट। अब यहाँ पे उसको करंट वैल्यू तो मिल रही है पॉइंटर को, लेकिन उसे क्या नहीं मिल रहा, उसे एड्रेस नहीं मिल रहा नेक्स्ट वैल्यू का, ठीक है। तो जब वो नेक्स्ट मूव करेगा तो आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी वैल्यू। जब नल हो जाएगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज उसे अगली वैल्यू का एड्रेस ही नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अगर कोई पॉइंट है तो काइंडली पूछ लें, फिर कोड पे चलते हैं, बिकॉज यहाँ तक तो वो अच्छा,
अभी हेड का अभी रहता है यहाँ तक। अगर किसी को कोई मसला है तो काइंडली पूछ रहे हैं, फिर हेड का आगे वो मैं बताती हूँ आपको। सॉरी, कैन यू रिपीट योर वर्ड्स प्लीज? ओके जी, जहाँ तक मुझे समझ आई वो यही के क्लियर है। अच्छा, अब बेसिकली हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ये तो सारा यहाँ पे हो गया ना, हमें पता चल गया कि जी लूप कैसे टर्मिनेट हुआ। अब जो हमारा जो क्वेश्चन का जो पार्ट है कि रिटर्न द न्यू हेड, अब हमने न्यू हेड रिटर्न करवाना है। तो अब मुझे कोई ये बताएगा यहाँ पे कि हम न्यू हेड कैसे रिटर्न करवाएंगे। ये हमारी वैल्यूज है ना बेसिकली, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि हम अपना न्यू हेड कैसे रिटर्न करवाएंगे, किस तरह से। वैल्यू तो हमारी ये तो होगी ना, हमने खत्म करवा दी आपने हमारी। जो आपने डमी वाली बनाई है, जिसको जो मॉडिफाइड आपकी लिस्ट है, उसका जो नेक्स्ट होगा वो हेड होगा, यस नया वाला। यस, दैट वुड बी आवर न्यू हेड। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम जब इसको डमी का जिस तरह सर ने बताया वो हमारा हेड क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? फिर हम कोड पे चलें, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो। भाई पार्टिसिपेट किया करें इस तरह, ना तो बोलने वाले को मजा आता है। एक्चुअली पता बात क्या है, ये लेक्चर मेथड नहीं चल रहा ना यहाँ पे, इंटरएक्टिव मेथड है जिसमें सबको पार्टिसिपेट सब करे ना तो अच्छा मजा भी आता है और मकसद भी पूरा होता है। जी तो मैम क्लियर है। कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया करें, ताकि मतलब वो सपोज अगर मैं भी तो आपके साथ न्यू ही हूँ, लर्निंग अभी प्रोसेस है मेरा भी। तो अगर सपोज मेरा पॉइंट कोई क्लियर नहीं होता या मुझे थोड़ी सी होती है, कोई क्वेश्चन रेज करता है मुझे वो नहीं आता, कोई थर्ड पर्सन बताता है, तो वो सब के जो है ना पॉइंट्स जो क्लियर हो जाते हैं। तो इंटरएक्टिव मेथड का बेसिकली ये फायदा है कि सब मिल मिला के सारा करते हैं। ये ना हो कि एक ही चलता रहे और वो कहते हैं ना लगे रहे मुन्ना भाई, बस वो ना सीन हो। काइंडली बस थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें, ताकि बोलने वाले को भी अच्छा लगे, मजा आए पढ़ाने बताने का, और जो सीख रहे हैं मतलब साथ मिल के आपस में जो बैठे हुए हैं उनको भी अच्छा लगे कि जी मिल के सारे लगे हैं। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चलें जी, अब हम आते हैं कोड पे। कोड हमारा जी ये रहा कोड। ओके जी, पहले ये रिमूव कर दें यहाँ से। अच्छा, जहां तक कोड की बात है, देखें यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर ये बोला था कि जी हमने डमी नोड बनाया, यहाँ पे हमारा डमी नोड आ गया। ठीक, ये जनाब हमारा डमी नोड, हमने क्या बताया कि जी उसको जगह बता दी ना उसकी बेसिकली कि डमी नोड कहाँ पे है। लिस्ट नोड में नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, मीन टू से कि डमी के नेक्स्ट जो होगा वो हमारा हेड कंसीडर होगा। इसको बेसिकली डमी को हमने उसकी स्पेस बता दी कि वो लिस्ट नोड से पहले उसकी स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे वो बता दिया। फिर हमने पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज करवाए। हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमारा डमी पे पड़ा हुआ था। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। तो प्रीवियस पॉइंटर हमारा इधर डमी पे पड़ा हुआ था, और जो हमारा जो था करंट पॉइंटर था वो हमारा हेड पे पड़ा हुआ था। ठीक है ना, ये इधर हेड पे, ये हमारा हेड था और ये हमारा डमी नोड था। ये भी क्लियर यहाँ तक कि हमने उनको इनिशियलाइज करवा दिया पॉइंटर्स को। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि उसे करंट वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है ना, जब तक करंट वैल्यू मिलेगी व्हाइल लूप चलेगा, जैसे ही उसे नहीं मिलना बंद हो जाएगी वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट डॉट नेक्स्ट मीन्स कि हमारे वो ये बार बार आइट्रेट होगा ना करंट जो है, मतलब इस पे आया फिर इस पे नेक्स्ट पे आया फिर उससे नेक्स्ट पे, फिर इस तरह से आइट्रेट होता रहेगा। तो हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, एन नेक्स्ट टी या नेक्स्ट वट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो इसमें हमने उसको स्टोर करवा दिया। फिर वो कहता है कि अगर हमारा जो करंट वैल्यू है इज इक्वल टू आर गिवन वैल्यू।
अगर हमारी जो करंट वैल्यू है वो हमारी गिवन वैल्यू के इक्वल है तो क्या करो, तो हमारा जो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है ना, बेसिकली अच्छा यहाँ पे हम ना जो क्या कहते हैं वैल्यू को डिलीट नहीं करवा रहे, पॉइंटर को अपडेट करवा रहे हैं इन अदर सेंस। ठीक है, पॉइंटर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट पे हमारा जो अगर तो वैल्यू एक जैसी है ना, मैच करती है टारगेट वैल्यू से, तो हमारा जो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है ना, प्रीवियस पॉइंटर जो है ना, उसको वहीं पे रहने दो जब तक कि हमारी जो है नेक्स्ट वैल्यू जो हमें जो करंट नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि अगर हमारी जो करंट वैल्यू इक्वल नहीं है हमारी टारगेट वैल्यू के, तो क्या करें, हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है ना उसको नेक्स्ट पे ले आओ। जैसे सपोज यहाँ पे हमारी जो मैच कर गई थी ना, यहाँ पे मैच कर गई थी, तो यहाँ से हमने क्या किया था, अपना प्रीवियस पॉइंटर जो था ना वो नेक्स्ट पे ले आए थे, करंट पे नहीं लेके आए थे। करंट तो हमने रिमूव करवा दी थी या स्किप करवा दी थी, पॉइंटर को अपडेट करवा दिया था, तो वो करंट पे नहीं आया था, वो पॉइंटर जो हमारा जो था वो नेक्स्ट मूव किया था। फिर क्या है, अगर तो वो इक्वल नहीं होता तो उसको प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करवा दो, और वरना क्या, ये प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ये जो हमारा प्रीवियस है ना, सपोज अगर ये हमारा प्रीवियस है तो इसको इक्वल टू करंट, मतलब उसको करंट पे ही रहने दो, अगर तो वो क्या है कि मैच नहीं करती है। अरे जरा, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यस। अच्छा, अगर वो मैच नहीं करती है तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट। अब क्या, हमारी जो करंट वैल्यू, सपोज अगर ये करंट है तो करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, इसको फिर हम वो नेक्स्ट मूव करता चला जाएगा जब तक कि उसे करंट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब लूप कहाँ पे टर्मिनेट होगा, मैंने पहले भी बताया था कि वो चलता जाएगा, उसको नेक्स्ट वैल्यू मिलती चली जाएगी, उसे रेफरेंस मिलता चला जाएगा नेक्स्ट वैल्यू का, तो वो मूव करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा। बट यहाँ पे सपोज अगर वो यहाँ पे आता है, सपोज जैसे उसमें एग्जांपल में भी बताया था, हमारा ये टेल नोड है, तो वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसे करंट वैल्यू तो मिल गई। मैं ठीक है, सर्चिंग फॉर दैट आई विल यूज द नेवर्स। सॉरी, कहना क्या चाहते हो? मुझे लग रहा है excuse me sir, please mute your mic. If you don't want to ask any question, then please mute कर दें अपना mic. ओके जी, यहाँ पे क्या करेगा, उसे जब नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलेगी ना, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू तो उसे मिली, करंट वैल्यू तो मिल गई, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिली, तो वो यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर देगा और हमें रिटर्न क्या करवा देगा, डमी डॉट नेक्स्ट। डमी डॉट नेक्स्ट मीन्स कि हमें न्यू हेड जो है वो रिटर्न करवा देगा इन दैट केस कि अगर हमारा जो है वो वैल्यू जो है वो उससे मैच करती है और वो वहां पे से हमने उसको रिमूव करवा दिया, तो वो डमी डॉट नेक्स्ट जो भी वैल्यू होगी वो हमें एज अ न्यू हेड रिटर्न करवा देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लियर है जी। जी मैम क्लियर है। यस मैम। हाँ जी। चलें ठीक है जी, ओके जी। यहाँ से फिर मैम फिर ये स्क्रीन स्टॉप कर दूं? जी मैम, थैंक यू, वेलकम सर। आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सर। जी मैम, करते हैं। मैं बस तो अच्छा, आप लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर करूंगा कि जिस भी बंदे ने इंटरव्यू देना है, इररेस्पेक्टिव कि उसका जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, 20 साल 30 साल, वन ऑफ द टॉपिक्स जो वो रिवाइज करता है और प्रैक्टिस करता है वो लिंक्ड लिस्ट है। ये अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स का, लेकिन ये हमेशा बॉदर करता है, ये मुश्किल होता है ग्रास्प करना, ये तंग करता है। बाकी टॉपिक्स जो हैं सॉर्टिंग के हैं, हैश मैप है, ट्रीज हैं, वो इसके मुकाबले में आसान है, एक दफा कॉन्सेप्ट आ जाए तो चल जाते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी सर, ये आजकल के उसमें भी तो लाइक जब मेमोरी आपके पास जब ज्यादा अवेलेबल है, तो आजकल के सिस्टम डिजाइन में भी लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट होती है क्या? आजकल के सिस्टम डिजाइन में बिल्कुल लिंक्ड लिस्ट इस्तेमाल होती है। अभी
आपके फ्रिज में 10-15 आईसी लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर आपके वॉशर ड्रायर में लगे हुए हैं, आपके अभी बेड में मैट्रेसेस में आना शुरू हो रहे हैं, तो वहां मेमोरी बिल्कुल ज्यादा है। तो मेमोरी इज वन एस्पेक्ट, अदर एस्पेक्ट इज द बैटरी, कि जब आप मेमोरी ज्यादा लगाते हैं तो बैटरी भी ज्यादा यूज होगी, और बैटरी पे दुनिया कंस्ट्रेंड है, स्पेशली वायरलेस डिवाइसेस की। फॉर एग्जांपल आप एक मैट्रेस लें जिसे आपने चार्ज करना होता है, तो क्या आप चार्ज रोज करेंगे या महीने बाद करेंगे? सही है जी, तो तो गॉट इट, वहां पे प्रेफरेबली कम कम से कम। ऑफ कोर्स, यानी कि ये पूरी की पूरी जो आईओटी की पूरी डोमेन है, उसमें अभी भी एक एक बाइट मैटर करती सही है, थैंक यू, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली तो बेसिकली वहां पे, लेकिन हम देखें, हमारा टारगेट बिल्कुल भी अच्छा इंजीनियर बनना नहीं है, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारा टारगेट है अच्छी कंपनी में घुसना, उसके बाद अच्छे इंजीनियर हम खुद ही बन जाएंगे, अपने पीयर्स की वजह से, जो कंपनी काम देगी उसकी वजह से, जो एक्सपोजर मिलेगा उसकी वजह से। तो वी शुड बी लेजर फोकस्ड कि इंडस्ट्री इंटरव्यू में क्या पूछ रही है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो चीज इंडस्ट्री इंटरव्यू में पूछ रही है, ऑब्वियसली वो चीज वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस होगी और उस चीज की रीजन भी होगी कि इंडस्ट्री वो क्यों पूछ रही है। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जिस तरह तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बेशुमार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, इसलिए लिंक लिस्ट आनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे माइक्रो कंट्रोलर वाली जॉब मिली तो फिर मैं लिंक लिस्ट खुद इम्प्लीमेंट करूंगा, वो आप कोड गूगल से उतार लेंगे उस वक्त। जब आप परफेक्ट प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो यू कैन कॉपी पेस्ट कोड फ्रॉम गूगल, इट इज अवेलेबल, राइट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए अपने करने का, लेकिन इंटरव्यू में आपको खुद आना चाहिए। तो आप में से अभी आजकल सऊदीया के काफी स्कॉलरशिप आए हुए हैं, तो आप में से कौन साथी उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं? हैंड रेज कर दें, एनीबॉडी अप्लाइंग फॉर दैट? अच्छा, कोई नहीं अप्लाई कर रहा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मे भी किसी को पता ही ना हो। हाँ, मैं ये देखना चाह रहा था कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता उनका। अच्छा अच्छा, ये जो सऊदीया के स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली एक कोटा स्कॉलरशिप्स हैं पाकिस्तान के लिए, और दीज आर जस्ट लाइक सदका, जिस तरह सदका नहीं होता ज़कात होती है, उस तरह के स्कॉलरशिप हैं, दीज आर नॉट ओपन स्कॉलरशिप्स। तो इसलिए, और प्लस सऊदीया में आपको डिग्री करने के बाद कैरियर भी इतना अच्छा नहीं होगा बाद में, क्योंकि अभी मिडल ईस्ट में वहां पे लोकल फर्स्ट की प्रायोरिटी बहुत जोरों शोर से चल रही है, तो वो इंटरनेशनल लोगों को जॉब नहीं दे रहे, इतनी ज्यादा दे भी रहे हैं तो उसकी सैलरी बहुत कम। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रखिएगा अप्लाई करते हुए, यानी कि इट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इन अदर वर्ड्स। तो चलें जी, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना हम नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, ये ऑस्ट्रिया और कतर के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं आप? अगर कहीं और जाने की जगह ना मिले तो यूरोप चले जाए। ऑस्ट्रिया? बिल्कुल, अगर कहीं जगह नहीं मिलती, दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। आपने कभी किसी ऑस्ट्रिया वाले को देखा अमीर होते हुए? कभी नहीं देखेंगे। आप किसी यूरोप वाले को अमीर होता नहीं देखेंगे। तो मैंने खुद, और यूरोप की क्वालिटी काफी माड़ी होती है पढ़ाई की, तो इसलिए दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं खुद यूरोप का पीएचडी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ ये बात बड़ी जिम्मेदारी से, कि यूरोप का और अमेरिका की पीएचडी का वही फर्क होता है जो गधे और घोड़े का होता है, और ये फर्क पूरी उम्र दूर नहीं होता। मुझे इतना अर्सा हो गया इंडस्ट्री में, मुझे अब भी फील होता है कि जो योर अमेरिकन पीएचडी है वो बेहतर होता है मेरे से। ठीक है, तो ये कंट्रीज दूर से अच्छे लगते हैं जब, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे हालात वहाँ काफी माड़े हैं, इंडस्ट्री के भी और एजुकेशन के भी।
तो अप्लाई करें हर जगह। ऑब्वियसली जब आप ऑस्ट्रिया में होंगे तो वहां से अमेरिका आना आसान होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इट कैन बी योर मिडल पॉइंट कि आप ऑस्ट्रिया चले जाएं और वहां से अमेरिका के लिए अप्लाई करते रहें, और जो ही अमेरिका का चांस मिले तो अमेरिका आ जाए। लेकिन ओके फाइनल सर। डेस्टिनेशन मुश्किल है, तो वो ये नहीं कि मेरा ख्याल है कम लोग बनाए। जी किसी और साथी का क्वेश्चन? सर चैट में एक क्वेश्चन आया है, सर चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं अप्लाई करना चाहिए फॉर सेम रीजन। यानी कि मेरे ख्याल में जो प्रायोरिटी अभी चल रही है मेरे इल्म के मुताबिक, वो पहले यूनाइटेड स्टेट्स आता है, फिर यूरोप आता है, उसके बाद चाइना आता है। तो चाइनीज स्कॉलरशिप में बेसिकली हम पाकिस्तानी जहां भी अप्लाई करते हैं, दैट स्पीक्स अ लॉट कि हमने मेंटली अपने आप को नालायक कौम मान लिया है। हम हमेशा हर ज़कात स्कॉलरशिप के पीछे दौड़ के जाते हैं जो कोटा बेस्ड होते हैं, या हम टीयर 2 टीयर 3 कंट्री के स्कॉलरशिप्स के पीछे दौड़ के जाते हैं। हम एज अ नेशन ही कभी टीयर 1 जगह पे अप्लाई नहीं करते। तो दैट इज अ सैड सिचुएशन। तो अगर आपने चाइनीज का हाल देखना है, जो अभी तक पीएचडी स्कॉलरशिप वहां से वापस आ रहे हैं, एमएस के लोग आ रहे हैं वापस, तो उनसे पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर अब सारी उम्र अपने आप को प्रूव करते रहते हैं कि आई एम गुड एनफ। इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा सर, यूएस में लाइक इवन थर्ड टियर यूनिवर्सिटीज भी जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं आप इन योर ओपिनियन ये कंपेयर टू लाइक बहुत यूरोप? जबरदस्त ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। ऐसा कोई साथी आंसर देगा जिसने मेरा आंसर सुना हो? इसमें यही है कि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, बस आपने किसी तरह अमेरिका में घुसना है। एग्जैक्टली भाई, अगर आपकी गूगल की तैयारी पहले से है तो आपको एमआईटी जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गूगल इज वे 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 अहेड ऑफ एमआईटी बोथ इन सैलरी एंड रिसर्च। अगर आपने फेल होना हो तो आप एमआईटी, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में अप्लाई करेंगे तो आपको माशाल्लाह वहां पे लाखों, हर सीट के पीछे लाखों लोग होते हैं, और वहां पे कोटा चलता है काफी ज्यादा। इस तरह मेरे एक दोस्त एमआईटी से ग्रेजुएट है, तो वो बता रहे थे कि उनकी लैब सिर्फ उनकी जो मास्टर प्रोग्राम था उसमें सिर्फ एक बंदा ओपन आता था, बाकी सब कोटा फिक्स। जिस तरह उनका एक कोटा फिक्स था कि उन्होंने हर साल एक स्टूडेंट आईआईटी बम्बई का लाजमी लेना है। इसी तरह बाकी कंट्रीज के साथ जिनके साथ उनकी कोलैबोरेशन चल रही थी, तो आखिर में सिर्फ एक बंदा बचता था, और उस पर लाखों लोग जाने वाले हैं। तो अब अमेरिका में लिस्ट बनाए यूनिवर्सिटीज की, और उस लिस्ट में निचली तरफ से अप्लाई करना शुरू करें ताकि आपका सक्सेस रेट हो। और मोस्टली जो इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं वो निचली तरफ से अप्लाई करना शुरू। तो वंस यू आर इन द यूएस, अगर आपका गूगल की तैयारी पहले से है और आप जीपीए वहां पे अच्छा ले लें, तो यू विल बी डायरेक्टली इनटू गूगल, नोबडी कैन स्टॉप यू। पर ऑब्वियसली अभी आफ्टर ग्रेजुएटिंग वहां से ना, उससे मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टडीज तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। क्या चीज? मतलब ड्यूरिंग स्टडीज तो आप फिर आई थिंक आप गूगल गूगल पे अप्लाई या काम नहीं कर सकते ना, यू विल हैव टू ग्रेजुएट फर्स्ट एंड देन अप्लाई। इज दैट व्हाट यू सेइंग? वो भाई, आपने जब ग्रेजुएट करना है और फिर अप्लाई करना है गूगल में, तो उसकी तैयारी कब करनी है आपने? गूगल के इंटरव्यू की अच्छा, वो पहले से ही करके आ रहे हैं वो तो। वो आज करनी है। अगर आप अमेरिका पहुंच गए बगैर तैयारी के, तो फिर तैयार हो जाएं पूरी जिंदगी अमेरिका में जलील होने के लिए। फिर कोई मौजूदा हो सकता है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे, ये बात याद रखें।
अमेरिका की लाइफ में जब आप दिन में 12 घंटे अपनी जॉब करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी, ब्रेन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप प्रिपेयर करें गूगल के लिए। मतलब एक एक तो वो सॉर्ट ऑफ लाइक आपका साल पहले आप पाकिस्तान में प्रिपरेशन करें, अपना वो प्रोफाइल बढ़ाएं, फिर 2 साल का वहाँ पे प्रोग्राम करें, उसके बाद फिर आप जो है 3 साल का मतलब एक वो है मिनिमम। मिनिमम 3 साल, और उसके बाद आपकी 60-70 लाख सैलरी होगी, 4-5 साल बाद करोड़ से ऊपर चली जाएगी, 10 साल बाद 10 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और ये वो ट्रैक है जो पाकिस्तानी फॉलो नहीं करते, और फिर हम कहते हैं कि हम डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। और ऐसे हजारों लोग आ जाएं तो गूगल पाकिस्तान ऑफिस खोलने पहुंच जाएगी। लोग गूगल में जाने के लिए प्रेप से स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में, और आप 3 साल 3 साल आपको ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा नहीं आया, राइट, मेरे लिए तो शायद और भी ज्यादा हो, बट जस्ट दिस लाइक इज, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज आपको महीने का $2000 मिल रहा होता है, तो दैट इज मच मोर देन यू कैन अर्न इन पाकिस्तान। राइट, और उसके अलावा फिर मास्टर यूएस में इसलिए भी जरूरी है कि आपको यूएस कल्चर समझ आ जाता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाती है कि जब कोई बंदा फलां सेंटेंस बोले तो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो वो जो है आपको पता चल जाता है कि डेडलाइन का मतलब डेडलाइन है, अगर वो मीट ना हुई तो आपका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो पाकिस्तान से कोई बंदा अगर गूगल में सिलेक्ट हो भी जाता है तो ये बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटी का, तो मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल है वो सर्वाइव कर पाएगा, उसे निकाल देंगे, निकाल भी देंगे, साथ ओवर भी करेंगे, दोबारा नहीं हायरिंग करेंगे। तो जी नेक्स्ट ईयर कौन कौन साथी अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप एमएस के लिए? हैंड रेज कर दें। इस साल का तो टाइम तकरीबन गुजर गया है। तो जो लोग आप में से सीरियस हैं तो दे शुड बी स्पेंडिंग एवरी मिनट ऑफ देयर लाइफ टुवर्ड्स दिस गोल। अदरवाइज कोई और होगा जो आपसे ज्यादा तैयारी कर रहा होगा और उसका चांस ज्यादा बन जाएगा। और उसमें आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आईएलटीएस जीआरई में स्कोर अच्छा लेना है, लीड कोड पूरा करना है, और एमएस का कोर्स वर्क पाकिस्तान से करके जाना है, वरना यहाँ पे ग्रेड जीपीए अच्छा नहीं आएगा और वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में जो लोग आते हैं नॉर्मली वो वैसे ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनका आईक्यू भी तेज होता है और वो मेहनती भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें पता है कि हम मेडियोकर हैं और क्या कहते हैं, हम तो सिस्टम को क्रैक करके अंदर घुस रहे हैं फोकस तैयारी करके। तो इसलिए हमें यूएस का कोर्स वर्क पाकिस्तान से करके जाना होता है। तो ये सारे काम आपने करने हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साथ 2 काम और भी कर लूँ, साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा लूँ फ्रीलांसिंग के लिए जरिए, तो फिर ये तकरीबन इम्पॉसिबल है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। So then you are not motivated enough. एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये 7th या 8th सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं यूएस के लिए अप्लाई करने के लिए? क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो कि यूरोप में है उनका तो मैंने सुना हुआ 7th 8th से आप स्टार्ट कर लें। यूएस का पूछना था, इसका भी एलिजिबल है हम 7th 8th सेमेस्टर से? आफ्टर बिल्कुल जी, आफ्टर 6th सेमेस्टर तक आपका लीड कोड पूरा अगर हो और आपकी 15-20 इंटरनेशनल हैकाथॉन हो, आपके पास इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर टाइम नहीं जाया करना चाहिए। फिर पहले लीड कोड करें, हैकाथॉन्स में जाएं। और आपने आयल सर जीआरई कर लिया हुआ? नो सर, अभी मेरा 6th सेमेस्टर अभी कंटिन्यू हुआ है। हाँ, तो पहले आयल सर जीआरई करें, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी हैकाथॉन्स कितनी होगी इंटरनेशनल? सर मैं अभी इंटरनेशनल रिसेंटली आया हूँ आईकोड ग्रुप पे, और मैं अभी तकरीबन ये 2-3 महीने से ले रहा हूँ स्ट्रक्चर्स के लेक्चर्स।
फिर जबरदस्त है, पहले यहाँ पढ़ाना शुरू करें और फिर आप हर महीने हैकाथॉन्स में जाएं, आगे एडवेंट ऑफ कोड आ रहा है उसमें जाएं। आपके सीवी पे 10-12 प्रोजेक्ट तो हो ना इंटरनेशनल यार, वरना राइट प्रोफेसर सर, क्यों आपको कॉल करेगा। बिल्कुल सर, ठीक। सही है। तो वो जो है और फिर आप खुद इतने अच्छे हों कि हैकाथॉन्स में जाएं और 2-3 हैकाथॉन में कोशिश करें कि आप लीड करें टीम को, प्रेजेंटेशन करें, बाकियों को काम बांटें। जब आप उस लेवल पे आए तो इट विल बी अ गुड इंडिकेशन के क्या कहते हैं कि यू आर मैच्योर है। उससे पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है। सर तो चैट में पाकिस्तानी की नॉर्मली इसीलिए एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं कि सीवी अच्छा नहीं होता, प्रोफाइल अच्छा नहीं होता। तो सीवी हमारे खाली होते हैं नॉर्मली, नाम के और डिग्री के अलावा कोई बीच में लाइन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उससे प्रॉब्लम होती है। नहीं, अगर आपका मेडियोकर सीवी है, जस्ट अनदर सीवी है, तो फिर प्रोफेसर क्यों एक पाकिस्तानी को चांस देगा। फिर वो किसी भी इंडियन को रख सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी इंडियन के साथ काम कर रहा होगा। यूरोपियन को रख सकता है, अमेरिकन को रख सकता है, जिनका उससे पता है कि वो अच्छे लोग होते हैं। तो हमें ये डिसएडवांटेज है कि क्या कहते हैं कि हमारी ब्रांडिंग अभी अच्छी नहीं है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक प्रोफेसर मीटिंग में गए, यार मैंने एक बंदा रखा है वो काम नहीं करता, वो कहें कहाँ से रखा है, पाकिस्तान से रखा है, तो बाकी फैकल्टी वाले क्या करेंगे, गैस करें। ये कॉमन सी नेक्स्ट डिस्कशन है। नेक्स्ट वो टाइम कोई भी और सीधा पाकिस्तान से आएगा तो वो उन्हें भी वो वो हंसना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे जब काम कराना था तो पाकिस्तान से क्यों रखा था। दिस इज द स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पाकिस्तान में बैठे, आप फैकल्टी में हो और आप कहें यार मैंने पीएचडी स्टूडेंट रखा, उसने तंग कर मारा, काम ही नहीं करता। बंदा पूछे कहाँ से रखा, यार मैंने युगांडा का रखा है, तो बाकी फैकल्टी वाले क्या कहेंगे, हंसना शुरू कर देंगे ना। तो जस्ट पुट योरसेल्फ इन प्रोफेसर शूज एंड सी के वो कैसे सोचे। सही है। तो वो उससे क्या होगा कि प्रोफेसर एम्बेरस भी होगा और दोबारा गलती नहीं करेगा इस क्षेत्र में। जी वी हैव 3 मोर मिनट्स, अगर किसी का क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से ही मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं, वरना सर जवाब साहब ने भी। जी पूछें। चैट में एक क्वेश्चन है व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड क्वेश्चन है कि सर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स विद अ बैकग्राउंड इन नॉन टेक गोइंग फॉर मास्टर्स इन टेक इन यूएसए। नॉन टेक को यूएस में टेक में मास्टर नहीं मिलेगा अनलेस कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेज नहीं, और स्कॉलरशिप तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो फिर फीस बहुत ज्यादा है अमेरिका में। ये हर साल की करोड़ से ज्यादा फीस होगी, बिल्कुल एक माठी यूनिवर्सिटी की। तो उस लिहाज से स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर उन्होंने टेक में करना है तो वो कर लें। लेकिन अभी हम एक वेबिनार कर रहे हैं कि जो सोशल साइंसेज पीएचडीज अमेरिका में है उनके लिए स्कॉलरशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कोई प्रोग्राम ढूंढना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को ईमेल करनी पड़ेगी गाइडेंस के लिए, और कि आपको प्रोग्राम ऐसा मिले जिसमें क्या कहते हैं कि फंडिंग बहुत ज्यादा ना चाहिए हो, आपको अपने पैसे कम लगाने पड़े। और ऑस्ट्रेलिया ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले भी काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि वहाँ सैलरीज बहुत कम होती हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आप एक जगह से निकल के दूसरी सिमिलर जगह फंस गए। एक्सक्यूज मी सर, जी ये अकाउंट फाइनेंस